है। प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कितनी नफरत फैलाई जा रही है, अवामी तौर पे ही नहीं, हुकूमत के तौर से भी। मस्जिदों पे पाबंदी, अजान पे पाबंदी, मज़ारात शहीद किए जा रहे हैं, कभी नकल जिहाद की बात होती है, कभी जमीन जिहाद की बात होती है। ये सब फर्जी बातें बना के नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, गांधी, नेहरू और पटेल और आजाद की पार्टी आज इस मामले में बिल्कुल छूट गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, गोल्डन टैंक पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं डॉक्टर जमशेद उस्मानी। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब याकूब सिद्दीकी साहब। याकूब सिद्दीकी साहब को उत्तराखंड कांग्रेस के उन चंद नेताओं में शुमार किया जाता है जो पार्टी के अंदर एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। खास बात यह है कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम पदाधिकारियों में गिना जाता है। उत्तराखंड की सियासत में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा बरसों से कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी बराबर उठता रहा है कि क्या कांग्रेस ने मुसलमानों को उनकी सियासी हिस्सेदारी के मुताबिक संगठन और सत्ता में वाजिब नुमाइंदगी दी? क्या टिकटों की तकसीम, सरकारी जिम्मेदारियों और फैसला लेने वाले मंचों पर मुसलमानों को उनका हक मिला? 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं। ऐसे में मुस्लिम वोटर क्या सोच रहा है? क्या कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक का भरोसा बरकरार रख पाएगी या इस बार सियासी समीकरण बदलने वाले हैं? इन्हीं तमाम अहम और बेबाक सवालों पर आज होगी खुली और साफ गोई से बातचीत। कोशिश रहेगी कि जज्बात नहीं बल्कि हकीकत, दलीलों और सियासी जमीन की बात की जाए। इससे पहले कि जनाब याकूब सिद्दीकी साहब का गोल्डन टाइम के रूबरू प्रोग्राम में इस्तकबाल करें, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो कैसी लगी मैसेज कीजिए। आपसे ये भी दरख्वास्त है, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं वे भी हमें मैसेज बॉक्स में जरूर बताएं। जनाब याकूब सिद्दीकी साहब, गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। याकूब साहब, आप पार्टी में अकेले मुस्लिम एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, तो इसलिए मैं आज आपसे कांग्रेस और मुस्लिम के रिश्ते के ऊपर ही बात करूंगा। पहली बात तो मैं यहीं से शुरू करूंगा कि अक्सर मैं देखता हूं कि मुसलमानों में अब ये शिकायत है कि जितना हमने आज तक कांग्रेस का साथ दिया, आजादी से आज तक देते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने, खासतौर से उत्तराखंड कांग्रेस ने पिछले 26 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए, उसने मुसलमानों को वो नुमाइंदगी और उनका वो हक नहीं दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कांग्रेस में बहुत तवील अरसे से काम कर रहा हूं और मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़ा हूं। उसकी जो विचारधारा है उस विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और जो उसकी विचारधारा है वो हमारे बड़ों ने भी पसंद की, हमने भी पसंद की। इसी बुनियाद पर हम कांग्रेस पर हैं। ये सही बात है कि पिछले ये जो नया दौर चला है, इस नए दौर में कुछ चीज़ें आई हैं जिनकी वजह से हमने ये महसूस किया है कि हमारी उपेक्षा हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमने पार्टी फोरम में चीज़ों को रखा है। हम पार्टी फोरम में चीज़ों को रखते हैं। मैंने पिछले दिनों आपने मेरे बयानात देखे होंगे, मैंने कहा इसको, और मैंने इस बात को ये कहा है कि पहले जब उत्तराखंड सूबा बना था उस सूबे में हमने 6 टिकट माइनॉरिटी को दिए थे। उसके बाद जब नेक्स्ट का टाइम आया तो वो टिकट थोड़ा सा कम हुए। उसके बाद फिर दूसरे रीजन आई, उस पर भी थोड़ा कम हुए। उसके बाद जब तीसरी रीजन आई उस पर भी कम हुए। चौथी रीजन में जो है उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो गया। उसके नतीजे ये हुए कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों में आपने देखा है कि क्या परफॉर्मेंस है स्टेट के अंदर। तो मेरा ये कहना है, मैं बार बार अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से इस बात को पार्टी के अंदर रखता हूँ और आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा। मैं चूंकि पार्टी की आइडियोलॉजी का व्यक्ति हूं, मैं पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्ति नहीं हूं। कांग्रेस का नफा नुकसान देखना भी मेरा काम है और कांग्रेस की अच्छाई बुराई को समझना और सोचना ये भी मेरा काम है और मैं इस नियत से काम करता हूं पार्टी के अंदर। और निश्चित तौर पर मैं अपनी बात कहूंगा। और रही बात कि जो पहला वाला दौर था, जो आज का दौर है, थोड़ी तब्दीली आई है। मैं समझता हूँ उस तब्दीली को मैं चेंज करने में कामयाब होऊंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से
कि मैं पार्टी के अंदर अगर अपनी बात को रखूंगा तो पार्टी मेरी बात को समझेगी, महसूस करेगी और महसूस करने के बाद वो निर्णय लेगी जो निर्णय पार्टी को लेना चाहिए। और रही बात मेरी पार्टी में पिछली परफॉर्मेंस बताता हूं मैं आपको। मैं आपके दर्शकों को और आपके स्टूडियो के माध्यम से, गोल्डन टाइम्स के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर जो तमाम 70 विधानसभाएं हैं, उन 70 विधानसभाओं में 32 विधानसभाओं में जो तराई की विधानसभा है उसमें हमने एबव 40,000 वोट किया है पार्टी को, और पार्टी का जो वोट ऑफ रेशियो है उसको कायम रखा है। और कायम रखने के बाद आप उठाइए डेटा, इलेक्शन कमीशन का डेटा है, उस डेटे में आपको पता चलेगा कि क्या पोजीशन है हमारी और हम कहाँ हैं। इसी बात को मैं पार्टी के अंदर कहता हूं कि अगर आपको ये चाहिए कि हमारी दिलजोई से मुराद मेरा ये है कि कम से कम हमें लगना तो चाहिए। आपने देखा देश के अंदर आसाम में, केरल में, बंगाल में, बिहार में किस तरीके से निर्णय लिया माइनॉरिटी के लोगों ने। क्या आपसे या देश के लीडरान से छिपा हुआ है, या देश के लीडरान इस बात को नहीं समझते? मैं समझाना चाहता हूं उन्हें, और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूं, अगर अनदेखी बहुत ज्यादा हुई तो उसे देखिए, मैं तो चूंकि पार्टी के आइडियोलॉजी का आदमी हूं, उसे मेरा समाज किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा। और निश्चित तौर पर समाज ने आगे भी निर्णय लिया है, आगे फिर निर्णय लेगा। और मेरी स्टेट कमेटी, जो स्टेट कांग्रेस कमेटी है, वो बखूबी जानती है इस बात को, और स्टेट लीडरशिप जानते हैं इस बात को। और याकूब सिद्दीकी की जो कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए, याकूब सिद्दीकी का जो योगदान है पार्टी के लिए, याकूब सिद्दीकी ने जो अपना समर्पण किया है पार्टी के लिए, वो किसी से छिपा है क्या? या मैं आप ही से सवाल करता हूं, आप तो मेरे साथ पिछले 35 सालों से जुड़े हुए हैं, क्या आपने मेरी विचारधारा को नहीं समझा है? या मेरा जो पार्टी के प्रति समर्पण है, क्या उसको आप नहीं जानते? आप बखूबी जानते हैं, आप नहीं, प्रदेश की पूरी जनता जानती है। और जिस दिन याकूब सिद्दीकी इस बात को बुलंद आवाज में कहेगा तो निश्चित तौर पे मेरी पार्टी मेरी बात को सुनती है, मेरी आवाज को सुनती है। और मुझे उम्मीद है, पार्टी पर भरोसा है मुझे कि पार्टी मेरी बात को सुनकर आने वाला जो विधानसभा 2027 का चुनाव है उस पर हमारी जो जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये एक फार्मूला है ना, इस फार्मूले पे काम होगा। और मुझे उम्मीद है पार्टी से कि पार्टी इस फार्मूले पे काम करेगी। ये तो हुई चुनाव में प्रतिनिधित्व देने की बात। यही देखा जा रहा है कि संगठन में भी मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है। अभी आपके राजनीतिक मामलों की कमेटी बनी है, एक काजी निजामुद्दीन, क्योंकि वो आपके केंद्रीय सचिव भी हैं, वो टेक्निकल शायद मजबूरी रही होगी उनको रखना, उसके वहां पे भी मुसलमान लीडरों को कोई एक विधायक है, उनसे जूनियर विधायकों को भी उसमें कमेटी में रखा गया है। आप भी पार्टी के सीनियर लोग हैं, किसी और को इस लायक भी नहीं समझा गया कि राजनीतिक मामलों की समिति में रखा जाए? देखिए, वो पार्टी की एक नीति निर्धारण की एक कमेटी है, उसमें ठीक है, पार्टी का अपना एक नज़रिया है, पार्टी ने उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। और बैलेंस, काजी निजामुद्दीन मुझसे पार्टी में बहुत जूनियर आदमी है, मैं पार्टी का बहुत सीनियर व्यक्ति हूँ, मैंने पार्टी में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ। लेकिन पार्टी, मैंने कहा ना कि ये एक दौर आया है जिस दौर में नज़रिया बदला है, जिस दौर में ये देखा जा रहा है कि हाँ भाई क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि पार्टी ने काजी निजामुद्दीन को, भाई वो दिल्ली के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। ठीक है, एक दौर हमारा भी था, हमारे दौर में जब हम लोग अहमद पटेल जी के साथ मिलके काम करते थे, और जब मैं पार्टी के लिए काम करता तो अहमद भाई मेरी बात को तरजीह देते थे। और अहमद भाई आज हमारे बीच में नहीं है, वो मेरी बात को इस मजबूती से सुनते थे। और सोनिया जी मेरी बात को सुनती थी, सोनिया जी के साथ मेरी करीबन 45-46 मिनटें बात हुई है, उन्होंने मेरी बातों को सुना है, और मेरी बातों को सुनने के बाद उन्होंने जो फैसले लेने थे वो लिए हैं। निश्चित तौर पे मुझे आज भी पार्टी से यही उम्मीद है कि पार्टी जो है मेरी बात को बहुत गंभीरता से लेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ कि पार्टी ने ये इस तरह का ऑब्जर्वेशन ले लिया है, और मुझे उम्मीद है पार्टी से, मुझे भरोसा है पार्टी के ऊपर, पार्टी इस पर काम करेगी। और मैं भी पार्टी का, ऐसा नहीं इस वक्त पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और अकेला मुस्लिम जनरल सेक्रेटरी हूँ, आप ये भी मान के देखें। और ऐसा नहीं गाय बगाए जब मेरे मशवरे की बात आती है वो मेरे मशवरे को पूछते हैं, लेकिन क्या है कि जो सच्चाई में आबादी के तनस्सुब से, जो सच्चाई में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, उस बात का थोड़ा सा हल्का सा मेरे दिमाग में भी उलझन है। और निश्चित तौर पर मैं अगर पार्टी फोरम पे इस बात को कहूँगा तो पार्टी मेरी इस बात को गंभीरता से लेगी और उस पर निर्णय लेगी। ये हुई पार्टी के संगठन की बात। इस वक्त बड़ा
तासुब का, नफरत का माहौल चल रहा है। इस मामले में भी देख रहे हैं कि पार्टी आपकी फ्रंट पे नहीं है। याकूब सिद्दीकी जरूर मामले में आगे आगे नजर आते हैं, लेकिन पूरी पार्टी जो है वो बिल्कुल चुप है। प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कितनी नफरत फैलाई जा रही है, अवामी तौर पे ही नहीं, हुकूमत के तौर से भी। मस्जिदों पे पाबंदी, अजान पे पाबंदी, मज़ारात शहीद किए जा रहे हैं, कभी नकल जिहाद की बात होती है, कभी जमीन जिहाद की बात होती है। ये सब फर्जी बातें बना के नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, गांधी, नेहरू और पटेल और आजाद की पार्टी आज इस मामले में बिल्कुल चुप है। देखिए, ये आपका नज़रिया हो सकता है किसी हद तक वो नज़रिया आपका ठीक हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी ने नफ़रत के खिलाफ जो मोहब्बत की तमाम बयार बहाई है, उन्होंने तमाम एक संदेश दिया है देश को। और आज भी आप देख रहे हैं कि हमारी चाहे इंदिरा गांधी जी हुई, उन्होंने इस देश को अपने लहू की कुर्बानी दी, राजीव गांधी जी ने अपने लहू की कुर्बानी दी। आपने देखा अभी 20 तारीख में राहुल गांधी जी के तमाम नक्सीर फट गई और नक्सीर फट के खून बह गया सारा, उनके कपड़े फट गए, उनको किस तरीके से पुलिस ने घसीटने का काम किया। देखो, ये एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो सरकारी अमला है, ये सरकारी अमला मैं अभी पिछले 10, 15, 20 सालों से देख रहा हूँ, ऐसा रहा नहीं कभी। क्योंकि देश की जो सर्वोच्च पढ़ाई है IAS IPS की, इन लोगों का नजरिया पहले कुछ दूसरा होता था, आज इनका नजरिया बदल गया है। और इनके नजरिया बदलने से ये जो माहौल क्रिएट हुआ है, ये माहौल क्रिएट हो गया इनके नजरिया बदलने से। अगर सही मायने में जिस बात की इन्होंने, जब ये IAS की डिग्री प्राप्त करते हैं और जब ये शपथ लेते हैं, या जब वो नेता शपथ लेता है, ये देश के संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोताहियां कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक वक्त आएगा जब इन्हें एहसास होगा कि हमने एक समाज को टारगेट करके, अरे हिंदुस्तान के अंदर सभी समाज के लोग रहते हैं और एक ये बेहतरीन गुलदस्ता है हिंदुस्तान का, और उसके बावजूद अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप एक समाज को इग्नोर करके और हिंदुस्तान की तहजीब को जिंदा रख लेंगे, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की तहजीब जिंदा रहेगी नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। मैं मानता हूँ इस बात को। और रही बात दूसरी कि जो लोग थोड़ा सा, जिनका ज़हन पलटा है और उन्होंने नफरत फैलाने का काम किया है, निश्चित तौर पर ये दौर भी बदलेगा और बदल रहा है ये दौर। आपने देखा है आज 20 तारीख में जितने हमारे गैर ईमान वाले भाई हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके साथ किस तरह की बर्बरता हुई, क्या आपसे छुपा है, या देश से छुपा है, या दुनिया से छुपा है? किसी से छुपा है? ये उन बच्चों को आपने घसीटते हुए उनके प्राइवेट पार्ट को उन्होंने डैमेज किया है। आप क्या बच्ची हमारी नहीं है? क्या बेटियां हमारी नहीं है? क्या माएँ हमारी नहीं है? क्या जिस आदमी ने वो काम किया है, क्या उसके घर में माँ बेटियां नहीं है? क्या वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? क्या वो अपनी माँ बहनों से प्यार नहीं करता? मैं उस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मुझे कभी अगर वक्त मिला, अगर मेरी पार्टी को कभी वक्त मिला, तो हमने उन लोगों को टारगेट किया है, हमने उन्हें चिन्हित किया है जिन्होंने राहुल जी के साथ बदतमीजी की है, जिन्होंने राहुल जी की नक्सीर को फाड़ने का काम किया है, जिन्होंने राहुल जी क्या प्रियंका जी को धक्का देने का काम किया है। उनसे जवाब लिया जाएगा। और उन्हें अगर हमारा वक्त आया, हम वैसे पार्टी हमारी देश भावना से काम नहीं करती, लेकिन पार्टी उनको सिस्टम सिखाने का काम करेगी। पार्टी उन्हें ये बताएगी कि आपने देश के संविधान की शपथ ली है और आप इस तरह का प्रोपगंडा देश के अंदर चलाना चाहते हैं, एक व्यक्ति को खुश करके आप पूरे समाज को खराब करना चाहते हैं, तो ये इजाजत किसी भी व्यक्ति को इस देश के अंदर नहीं दी जाए। जहाँ तक राहुल जी की मोहब्बत की दुकान की बात है, मोहब्बत के पैगाम की बात है, काबिल कदर है, लेकिन क्या 30 करोड़ देश के मुसलमान, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी आबादी को नज़रअंदाज करके मोहब्बत कायम की जा सकती है? हमने इसी दिल्ली में, जहां आज ये सब कुछ हो रहा है, पहले भी होते हुए देखा है। जामिया मिलिया में अंदर दाखिल हो गई पुलिस, गुंडे दाखिल हो गए, वहां पे बच्चों और बच्चियों के साथ वही सब कुछ किया गया जो आज हुआ। अगर उस वक्त देश के सेकुलर लोग, अपने आप को सेकुलर होने का दावा करने वाले लोग, ये इसी तरह से आवाज उठाते, तो शायद आज ये नौबत ना आती। तो ये प्रेम मोहब्बत क्या 30 करोड़ मुसलमानों को दरकिनार करके कायम किया जा सकता है? देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ की, लकड़ी जल के पीछे आती है। और ये बात सही है कि अगर जुल्म को उसकी प्राइमरी स्टेज पर रोक दिया जाए, तो
तो वो आगे बढ़ता नहीं, नासूर नहीं बनता। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। और मैं गाय बगाए आपने देखा है इस आवाज़ को बुलंद करने का भी काम करता हूँ, जिसका मुझे खामियाजा भी होता है, लेकिन मैं उस खामियाजे से घबराता नहीं। मैंने तमाम चैनलों में कहा, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, राहुल जी ने अभी हमारा राष्ट्रीय सेमिनार हुआ और राष्ट्रीय सेमिनार में राहुल जी ने खुले शब्दों में कहा कि जो देश की एक अच्छी खासी आबादी है, देश की बड़ी आबादी है, उसे अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी पहचान बताए। और तमाम मीडिया के, हिंदुस्तान के जितने भी, हिंदुस्तान के दुनिया के जितने भी ये चैनल्स हैं, जितने भी मीडिया का लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ हैं, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से रखा है। और मैंने भी उस बात को, मेरे कानों ने भी सुना है, शायद आपके कानों ने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि आपको अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पहचान बताइए। राहुल गांधी जी चूंकि एक सेकुलर मिजाज इंसान है, और आपने देखा होगा उनकी साफ गोई को आपने, आप क्या पूरा देश मान रहा है, पूरी दुनिया मान रही है उनकी साफ गोई को, तो निश्चित तौर पर राहुल जी उस दिशा में काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से, और मुझे उम्मीद है अपनी पार्टी पर, मुझे भरोसा है अपनी पार्टी पर, कि पार्टी जिस आइडियोलॉजी को लेके पार्टी बनी है, जिस आइडियोलॉजी, जिस विचारधारा की पार्टी रही है, जिस विचारधारा से हमने अंग्रेजों को खदेड़ा है, उसी विचारधारा से हम इन नफरत फैलाने वाले, नफरत परोसने वाले और इस एजेंडे में काम करने वाले, उसी आइडियोलॉजी से हम इनको भी बाहर उखाड़ के फेंकेंगे। ये मुझे उम्मीद है, अपने समाज से भी उम्मीद है, और देश की बहुत जो संभ्रांत जनता है उससे भी उम्मीद है। और उसके नतीजे आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसके नतीजे आपको आजकल दिखाई दे रहे होंगे, वो नतीजे सामने आ रहे हैं। आज आम समाज इस बात को सोच रहा है कि हमने इस तरीके से, ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनको आगे बढ़ाकर हमने देश को बड़े बड़े नुकसान के आगे खड़ा कर दिया, देश को नुकसान और खसारे के आगे खड़ा कर दिया है। वो ये इस बात को महसूस कर रहे हैं। आपकी पार्टी पे एक ये भी इल्जाम लगता है कि वो अब सेकुलरिज्म को छोड़कर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, और देखने में भी आ रहा है कि हद है, सेकुलरिज्म जो संवैधानिक नाम है उसका जिक्र करना भी अब बिल्कुल बंद हो गया है। मुस्लिम्स का नाम लेने में भी, मुस्लिम की जगह अल्पसंख्यक, ठीक है अल्पसंख्यक देश में है और उनका बहुत बड़ा इस देश को तरक्की देने में योगदान भी है और जिक्र भी होना चाहिए, लेकिन उनमें भी सबसे बड़े मुस्लिम, उनके नाम से भी प्रेज किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि इस आरोप में कुछ दम है? देखिए, मैं ये महसूस करता हूँ, मैंने कहा ना हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई अपनी आप पहचान को ना छुपाएं और आप अपने आप को मुस्लिम्स कहें। वो उन्होंने ये ऐलानिए कहा इस बात को, और उस बात से हमारे लोगों का मनोबल बढ़ा है कि आज जो देश का नेता प्रतिपक्ष है, अगर वो इस बात की तायीद कर रहा है, वो इस बात को मजबूती से रख रहा है या कह रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उन्होंने भी इस बात को महसूस किया है। और मैं आपसे उस्मानी साहब एक गुजारिश करूंगा कि हमारी कुरान ने भी कहा है, कहीं ये नहीं आया है शब्द कि साहब आपको इंसानियत का पैगाम देना है, इंसानियत को आपने बढ़ाना है। कहीं ये शब्द नहीं आया है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ऐसा नहीं है। वो इंसानियत का जो मैसेज हमारे मजहब इस्लाम में है, हम उसको फॉलो करते हैं, हम उस बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए हम कभी ये महसूस नहीं करते कि हिंदू भाई हमारा दुश्मन है या किसी दूसरी जाति का आदमी हमारा दुश्मन है। हम तो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, कुरान को मानने वाले लोग हैं, कुरान को फॉलो करने वाले लोग हैं। कुरान ने कहा है कि आप मजहब इंसानियत को आप आगे बढ़ाएं, इंसानियत को आप फरोग दें, इंसानियत आप पेश करें, इंसानियत आप परोसें, तो वो काम हम करते हैं। और हमने कभी, आपने देखा हमारी तरफ से कभी कोई ऐसी बात आई? आप ये देखिए, हाँ एक दौर गुजरा होगा, कोई दो मुगलों का गुजरा होगा, लेकिन मैं नहीं समझता इतिहास में मुगलों ने भी कोई ऐसा कोई अत्याचार किया हो किसी के ऊपर। उन्होंने भी आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है देश के अंदर, वो किसकी देन है भाई? अंग्रेजों की देन तो मुझे कहीं नजर आती नहीं है। कहीं नजर आती है क्या ये अंग्रेजों की देन है? कहीं लगता है आपको दिल्ली का लाल किला अंग्रेजों ने बनाया हो, ताजमहल अंग्रेजों ने बनाया हो, गेट ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने बनाया हो, या कोई ऐसी इमारत कोई अंग्रेजों ने खड़ी करी हो जिसको आज हम इस देश के अंदर कहने का, उसका बखान करने का काम करें? ये मुगल शासकों ने किया है। और उन्होंने, ऐसा नहीं है, उन्होंने जब काम किया है तो उन्होंने 1300 साल राज किया है हिंदुस्तान के ऊपर। ऐसे नहीं होता राज, छोटे से वक्त में जो है ना 10-15 सालों में खिल्लियां उड़ गई है भारतीय जनता पार्टी की। 15 सालों में नतीजे सामने आ गए हैं। अगर शासक शासन करना चाहता है तो उसके अंदर उसकी भावनाएं, उसकी सोच अगर
सेकुलर नहीं होगी तो वो मुल्क क्या दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी भी इलाके में राज नहीं कर पाएगा। तो मुझे ये मैं जानता हूं और मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी को समझता भी हूं। निश्चित तौर पर कांग्रेस एक सेकुलर मिजाज पार्टी है और यही वजह है जो आज कांग्रेस, ठीक है कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हुई होंगी उसका हम सुधार करेंगे और निश्चित तौर पर करेंगे और पार्टी फोरम के अंदर करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं आपको ये बात, प्रदेश और मरकज के अंदर आपका ये भाई बुलंदी से उठाएगा और उठाता है, आप देखते हैं इस बात को। मुझे किसी तरह से कोई लालच लोभ नहीं है और मैं इन बातों से घबराता भी नहीं हूं क्योंकि मैं कांग्रेस की एक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और अगर इस विचारधारा को कोई भी व्यक्ति नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका डट के मुकाबला किया जाएगा। प्रदेश की जनता और अपनी पार्टी को गोल्डन टाइम्स प्लेटफॉर्म से इस नफरत के दौर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा तो मैसेज हमेशा भाईचारे का रहा है और मैं ये कहूँगा कि ये नफरत के बादल हैं, ये छट गए हैं और ये छट जाएंगे। ये एक दौर गुजरा है कि हमारे तमाम धार्मिक स्थलों पर और इधर उधर सारा आपने देखा है क्या तांडव हुआ है और इस प्रदेश के अंदर भी तांडव हो रहा है। अभी पिछले दिनों जो 21 का आदेश है मस्जिदों से उसको वॉल्यूम्स के रिगार्डिंग उसको आप दोबारा से जिंदा करते हो, मरा हुआ सांप निकालने की कोशिश करते हो। आप क्या क्या चाहते हो आप इस प्रदेश के अंदर? और मैं धामी साहब को भी कहना चाहता हूं कि इस देश का जो आईन है उस आईन को थोड़ा सा संवारने का काम करें। अगर उनके जहन में ये है कि इस देश का आईन खत्म करके वो बहुत ज्यादा दिन चल जाएंगे तो वो उनकी गलतफहमी है। मैं मोदी जी को भी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी इस बात को समझ लें कि देश संविधान से चलेगा, देश हिटलर शाही से नहीं चलेगा। एक बार एक मुस्लिम शासक ने गलती कर दी थी, तैमूर लंग नाम था, चमड़े के सिक्के चला दिए थे, उसको वापस लेने पड़े और बहुत शॉर्ट टाइम पे वापस लेने पड़े। तो लिहाजा ये भी इबरत हासिल करें उनसे। वो इतिहास के इतिहास में काले शब्दों से गिना जाता है वो व्यक्ति। तो इसलिए मेरा ये कहना, नाम नहीं लेता उस व्यक्ति का कोई आज की डेट में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, गोल्डन टाइम्स में कहना चाहता हूं कि हम तो अमन परस्त लोग हैं भाई। आपने देखा कोई हमारे तरफ से कोई शुरुआत होती है किसी चीज की? कोई भी बजरंग दल का आदमी आ जाता है और हमारे यहाँ हमारी दुकानों पे खड़ा होकर बेहुदा बातें करता है। क्या इस बेहुदा बातें करने का उनको अधिकार है? और इसी बात को लेके जो सरकारों ने इस पर जो अपनी आंखें बंद करी हैं या किसी भी पार्टी ने आंखें बंद करी है, आज उसका खमियाजा देखा है आपने दिल्ली के अंदर। 20 तारीख को दिल्ली पुलिस के साथ कितने लोग थे? क्यों नहीं उन लोगों की पहचान हो रही है? क्यों नहीं उन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं? अरे आप पुलिस की ड्रेस पहनकर और लोगों को मारने का काम करेंगे, इसका मतलब तो आप कल मिलिट्री में की ड्रेस पे, आर्मी की ड्रेस पहन के भी वहां जाके बॉर्डर पे जाके सारा उल्टा सीधा कर दोगे? तो आपको बर्दाश्त किया जाएगा इस देश के अंदर कि आप हमारी यूनिफॉर्म पहनकर और आप हमारे साथ हमारे देश की जनता के साथ इस तरह का खिलवाड़ करेंगे? इसको किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं और देश और दुनिया के लोगों को समझाना चाहता हूं कि इस तरह सिक्योरिटी में और सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म पहनकर ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस जुल्म को, इसकी जुल्म के परिणाम अगर आप देखेंगे तो बहुत गंभीर परिणाम होने जा रहे हैं, बहुत गंभीर परिणाम होने। अभी आपने एक बात कही, देहरादून का ही जिक्र है कि इस तरह से एक मुसलमान दुकानदार को मजबूर किया गया दुकान बंद करने के लिए, साफ कहा कि यहाँ मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं है। देहरादून का आवाम यही कहता है कि याकूब सिद्दीकी ऐसे मामलों में आगे खड़े रहे, लेकिन याकूब सिद्दीकी की पार्टी इसका कभी नोटिस नहीं लेती। देखिए जो बात मैं कह रहा हूँ कमोबेश वो पार्टी की बात होती है। देखिए मैं इस बात से तो मैं चाहता हूँ कि इसी बारे में आप अपनी पार्टी तक हमारे फॉर्म से नहीं मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैं आप अपनी पार्टी को, मेरी पार्टी इस बात को माना, याकूब सिद्दीकी अगर पार्टी का जनरल सेक्रेटरी अगर किसी बात को कह रहा है तो निश्चित तौर से वो बात पार्टी की रहेगी और मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं रहेगा। वो मैं चूंकि बहुत बैलेंस करके बोलता हूँ, मेरे दिमाग में ये रहता है कि यार हम लोग नफरत ना परोसें। हम लोग ये हिंदू भाई भी हमारे भाई हैं, उसमें ठीक है कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह का, उनका एक समय आया है, उस समय का वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की देश के अंदर सरकार, सूबों के अंदर सरकार है, उनको उन्हीं का तो संरक्षण प्राप्त है। मैं ये कह रहा हूँ जिस दिन ये माहौल बदलेगा, जिस दिन ये सारी फिजाएं हटेंगी तो उस दिन क्या वो कहाँ खड़े होंगे?
देखिए, देश का हर आदमी इस बात को मानता है, हर अमन पसंद इस बात को मानता है कि मेरे मुल्क का मिजाज सेकुलर है। मेरे मुल्क के जो अक्सरियत है, मेरे हिंदू भाई जो हैं, उनका मिजाज जो है वो सेकुलरिज्म है। वो भाईचारा, प्यार और गंगा जमनी तहजीब पे अमल करते हैं। इसमें भी कोई शक की बात नहीं, नफरती चिंटुओं की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कह सकता कि आज के दौर में वो हावी हैं और सेकुलर लोग, उनका जिस तरह से मुकाबला करना चाहिए था, खासतौर से हमारे हिंदू भाई को करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि हम मुस्लिम को तो फ्रंट पे आने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी यहाँ मायूसी मिल रही है, खासतौर से देश की सबसे पुरानी पार्टी की तरफ से। देखिए, ऐसा नहीं है, एक कहावत है, मैं आपको फिर कहावत के जरिए समझाना चाहता हूँ आपके दर्शकों को भी और देश और दुनिया के लोगों को। वो कहते हैं ना, नेकी चले 9 कोस और बदी चले 100 कोस। ये कहावत आपने सुनी है और अच्छी कहावत है ये ना। जो लोग जुल्म करने वाले लोग हैं, वो जुल्म करने का उनकी एक सीमा होती है। ये जुल्म हो रहा है, ये एक कौम पर, एक समाज पर जुल्म है ये, कि आप जाएंगे उनकी दुकान के आगे खड़े हो जाएंगे, उनका नाम पूछेंगे, उनकी शनाख्त पूछेंगे, उनकी टोपी उतारने की बात करेंगे, ये सब करेंगे। तो ये आम आदमी इसको पसंद नहीं करता। आम हमारा हिंदू भाई भी इस बात को पसंद नहीं करता। उसे लगता है यार ये लोग, अरे भाई तुम ठीक है काम धंधा करो ना अपना, तुम अगर ब्लैकमेल करके लोगों को लूट कर और ये आप हफ्ता वसूलने का काम करोगे, तो इसकी भी एक सीमा होती है। गुंडई भी कुछ दिनों चलती है, आखिर उसका नतीजा आपने देखा है, इतिहास में बहुत बुरा होता है। और निश्चित तौर पर ये जो लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनका कोई बहुत अच्छा अंजाम नहीं होने वाला है, इनका इंजाम बुरा होगा। और हम चूंकि अमन परस्त लोग हैं, और हमारी कुरान में अल्लाह ने कहा है कि तुम सब्र करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हम लोग सब्र कर रहे हैं, और सब्र हमने किया है, और यही मेरा समाज कर रहा है। और निश्चित तौर पर उसको मिलेगा सिला। आप मायूस ना हो, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को भी कहना चाहता हूं कि वो किसी तरीके से मायूस ना हो। वक्त बदलेगा, बादल हैं छटेंगे, और जब एक समय आएगा, और निश्चित तौर पर हम लोग जब सरकारों पर बैठे होंगे, तो हम अपनी बात को बुलंद करेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, चाहे प्रदेश की विधानसभा हो, चाहे देश की लोकसभा हो। अरे आपने देखा है ना, गिने चुने सांसद हैं, चिल्लाते हैं ना, इमरान प्रतापगढ़ी बोलता है ना, इमरान मसूद बोलता है ना, इकरा हसन भी बोलती है ना, तो वो बोलते हैं। जब सदन के अंदर रहते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है, तो उसको वो अपनी आवाज को उठाते हैं। इसीलिए तो लोकतंत्र के अंदर हर समाज को उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। तो वही लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, उसी लड़ाई को तो हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर अगर आपका चैनल पूरा देश और दुनिया में देखा जाता है, और इस चैनल को दुनिया के तमाम लोग देखते हैं, तो निश्चित तौर पर मेरे पार्टी के लोग भी देखेंगे, मेरी पार्टी का मेरा जो हाईकमान है वो भी इसको देखेंगे, राहुल गांधी जी भी आपके चैनल को देखेंगे। तो निश्चित तौर पर वो संज्ञान लेंगे, और अगर वो संज्ञान लेंगे तो न्याय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त गोल्डन टाइम्स को दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।